Hello friends, this is Aarti. Welcome to my channel Learn and Grow with Aarti ma'am. So friends, आज सीटेट का जो पेपर होने वाला था वो हो चुका है। दोनों शिफ्ट के एग्ज़ाम हो चुके हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आज का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 2 का CDP सेक्शन है, क्लियर। तो जिन भी स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम कल है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। बाकी जिनका आज था वो मैच करना चाहें तो यहाँ से मैच भी कर सकते हैं। बाकी कल जिनका एग्ज़ाम है वो इस वीडियो को बहुत ध्यान से और ज़रूर देखें, क्योंकि मे बी क्वेश्चन रिपीट हो, और क्वेश्चन रिपीट ना हो तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स में से कल वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो देखिए, पेपर जो है ऐसा नहीं कहेंगे हम कि बिल्कुल लड्डू पेपर था। हाँ, आसान था, लेकिन आसान मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम घर पर बैठकर इसे रीड कर रहे हैं। वहाँ एग्ज़ाम का प्रेशर था और वहाँ पे पेपर टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत लेंदी हैं। तो वहाँ पर बैठकर एग्ज़ाम सेंटर में और फिर पेपर को रीड करना और घर पर पेपर बैठकर रीड करना, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, ठीक है। तो उस बिहाफ़ पे मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पेपर ठीक है, बट वहाँ पर स्टूडेंट्स ने काफ़ी प्रेशर फ़ील किया, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक, तो देखिए इंक्लूसिव क्लासरूम की बात हो रही है, और इंक्लूसिव क्लासरूम में पहले भी मैंने बताया था आपको अपनी वीडियोस में, इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या होता है, सभी को एक साथ रखने की बात होती है। और देखिए, जो इस पेपर में क्या खास बात लगी कि जो कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल पहले क्वेश्चन सीधा कॉन्सेप्ट से निकल जाता था, लेकिन अब की बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया है, ऑप्शंस भी थोड़ा सा घुमाकर पूछे गए हैं, इनडायरेक्ट ऑप्शन डाले गए हैं। मुश्किल नहीं थे, बट अगेन वहां पर बैठने में आपको जो है प्रेशर फील हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे राइट आंसर इन्होंने बिल्कुल सही लगाया है कि बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है, ठीक है। वो आपका इंक्लूसिव क्लासरूम होता है। तो देखिए, अब अलग अलग तो हम कह ही नहीं सकते, ठीक है। प्रतिस्पर्धा की भावना और बच्चों में कमियों की पहचान करना, ये सब नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। चलिए, थर्ड है। और रही बात पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स की, तो यहाँ पे उतने ज़्यादा वो टैग वर्ड्स जो हैं काम नहीं आए हैं। अगर बात करें, देखिए थर्ड ऑप्शन में आपको दिख रहा है प्रोत्साहित करता है, तो इस टाइप के वर्ड जो है एनकरेज करना, ये पॉजिटिव माने जाते हैं, बट किसको? प्रतिस्पर्धा को, ठीक है, कंपटीशन को। तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और वीडियो को प्लीज एंड तक देखना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व, ठीक है, जो अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है, आपको वो बताना है। तो देखिए, शिक्षार्थी जो जानते हैं उसे प्रदर्शित करने के लिए सभी विद्यार्थी शिक्षार्थियों को विकल्प देना, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी शिक्षार्थियों के हितों में कार्य करना और तदनुसार चुनौतियों की पेशकश करना, ये बात भी ठीक है। अगला है, शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। तो देखिए, यहाँ पे लेबल करना, ठीक है, लेबल करना, कैटेगराइज करना, ये वर्ड नेगेटिव है, ठीक है। हम किसी भी तरह से स्टूडेंट को लेबल नहीं करेंगे, कैटेगराइज नहीं कर सकते, तो नहीं पूछा था, यही नहीं है। बाकी फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, सभी शिक्षार्थियों को सूचना और ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न तरीके देना, तो ये भी पॉजिटिव है। तो ये तीनों ही बातें आपकी पॉजिटिव हैं। नेगेटिव ये था, तो नेगेटिव पूछा ही नेगेटिव था, तो राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आपसे कहता है, नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं, ठीक है। तो प्रभावी रणनीति आपको बतानी है कौन सी है। तो देखिए, उदाहरण प्रस्तुत करना बिल्कुल पॉजिटिव है, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना बिल्कुल, नॉन एग्जाम्पल्स भी ना बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, ये तो 100% है। और फोर्थ आपसे कह रहा है एक परिभाषा देना और छात्रों को इसे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये बिल्कुल नेगेटिव है,
तो देखिए ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं, तो राइट आंसर आपका होगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन आगे पीछे आ रहे हैं बट कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है, ठीक है, और आई होप आपको ये विजिबल होगा। तो आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन पेपर उसी तरह से मॉडिफाई कर लेना, क्योंकि ये किसी स्टूडेंट ने भेजा था और जिस तरह से है मैं उसी तरह से इसको डिस्कस कर रही हूँ, तो प्लीज़ इसे मैनेज कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 आ गया है अभी। लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए पहले बिल्कुल सीधा पूछता था, अब यहाँ पे बिल्कुल सीधा नहीं पूछा है। देखिए क्या बात, वैसे ऑप्शन आसान थे बट फिर भी, यह प्रायोगिक विधियों द्वारा किए गए अध्ययन पर आधारित है? नहीं। यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है? ऐसा तो नहीं कहेंगे, ठीक है। यह नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है? बिल्कुल सही बात है। और देखिए बात रही जेंडर की, तो जो कैरल गिलिगन थी उन्होंने इसी को लेकर जो है इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। फोर्थ ऑप्शन है, यह बच्चों में नैतिक विकास के प्रति सटीक अवस्थाओं को निर्देशित नहीं करता है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर रहेगा आपका थर्ड। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आपको विजिबल भी होगा, बट जैसा भी है हम इसे ऐसे ही एडजस्ट करेंगे। 29th क्वेश्चन आपसे कहता है, देखिए क्या कहता है कि एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करने करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। तो इनमें से आपको बताना कौन सा तरीका प्रभावी होगा। तो विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में के अध्याय को पढ़ने और अंत में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहना, तो यहाँ पे तो नहीं लग रहा कि हमें जो एनालिटिकल थिंकिंग लर्निंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। ये बात बिल्कुल सही है। फिर भी थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्यों को पूरा करने के तरीके के बारे में चरण दर चरण मार्गदर्शिका प्रदान करना, ऐसा तो नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन कहता है नई सामग्री पर व्याख्यान देना। व्याख्यान देना तो अगेन आपका नेगेटिव है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, देखिए विकास के डैश आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा एवं परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए अकेला हम इसे कॉग्निटिव नहीं कह सकते, लिंग्विस्टिक तो ये कहीं से भी नहीं है और फिजिकल भी नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या है, साइको सोशल। ठीक है, बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है, परिवारों, साथियों, दोस्तों, ठीक है, तो साइको सोशल यहाँ पे राइट आंसर आपका रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन सेकेंड, यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने, अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है, प्रत्येक बच्चा जो है खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इसका रीजन क्या देता है, बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो देखिए जो चाइल्डहुड है वो एक यूनिवर्सल कंस्ट्रक्ट नहीं है, ठीक है। सब बच्चे का अलग अलग तरह से जो है निर्माण होता है, ठीक है, यूनिवर्सल हम नहीं कहेंगे, अलग अलग बच्चा रेट में बिल्कुल अलग अलग होता है, ये बात हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस की है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो इनका ये गलत हो गया है, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा कि ए, सॉरी दोनों तो गलत नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, इट्स माय बैड, दोनों नहीं है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही रहेगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए बिल्कुल सही है बट आर गलत है, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, आप एक शिक्षक हैं
जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो देखिए, छात्रों को उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना, बिल्कुल राइट आंसर आपका यही है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर आपका यही है। बाकी और ऑप्शन हम चेक करते हैं। इससे क्या होगा, जब सिरे वाले ऑप्शन होंगे, क्वेश्चन होंगे, खुले सिरे वाले क्वेश्चन बेसिकली क्या होते हैं, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें बच्चा खुलकर जो है उस पर थिंकिंग कर सकता है, ठीक है, विचार कर सकता है, वो आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। तो तभी तो उसमें क्रिटिकल, ठीक है, क्रिएटिवली तभी तो उसमें होगा, है ना, जब ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे। अब जिसमें क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिसका आंसर बिल्कुल सिंपल सोबर एक ही आंसर जिसका बनता होगा, वहां से कहाँ ही बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका कहता है छात्रों को उनके ज्ञान का आकलन करने के लिए बहुविकल्पी परीक्षण देना। तो बहुविकल्पी तो नहीं, बहुविकल्पी तो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है जिसमें से आपको एक आंसर निकालना होता है। यहाँ से तो क्या ही आपका क्रिटिकल थिंकिंग रहेगा। नेक्स्ट है विषय पर व्याख्यान देना और छात्रों को विस्तृत नोट्स प्रदान करना। अगेन नहीं, सॉरी, एक परियोजना सौंपना जिसमें छात्रों को किसी विषय पर जानकारी याद करना, ये भी आपका गलत है। राइट आंसर आपका फर्स्ट रहेगा। 27 क्वेश्चन आपसे कहता है, एक समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है कि विशेष जो बच्चे होते हैं उनके लिए निम्न स्तर के लिए निर्देशित करना चाहिए, और दर्शन आपका गलत है। इसका रीजन क्या है, विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं होती, ये तो कतई गलत है। ठीक है, यानी कि आपके दोनों ही गलत हैं, अजर्शन भी गलत है और आपका रीजन भी गलत है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकेश को एक संकल्पना, ठीक है, इसको इंग्लिश में देखते हैं। Lokesh has trouble with classifying one concept, Delhi, as a subset of another, India। ठीक है, तो जो लोकेश है उसको इसमें क्या है, अगर हम बात करें इसमें जो है उसको परेशानी हो रही है। ठीक है, कि दिल्ली अलग कॉन्सेप्ट है और इंडिया अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें उसको क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। इसका रीजन क्या दे रहा है कि यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, यह स्व विनिमयता सीखने के लिए संसाधित कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका दोनों ही बातें क्या रहेंगी, यहाँ पे सही रहेंगी। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं और ए जो है इसकी सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही जब आपस में अपनी भूमिकाओं को जो है इंटरचेंज करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं। और ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया है। तो राइट आंसर आपका थर्ड रहेगा। ठीक है, 24th आपसे कहता है कि यहाँ आपको बताना है द बिहेवियर्स, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल्स एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स दैट कल्चर कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक जेंडर आर रेफर टू एज। तो क्या रहेगा, तो देखिए ये क्या है आपका, ये आपका जेंडर रोल्स होते हैं। ठीक है, सॉरी, ये आपके, हाँ बिल्कुल, ये आपके जेंडर रोल्स होते हैं। ठीक है, कि जो उसकी पर्सनैलिटी है, कल्चर है, उसका स्किल्स है, एटीट्यूड है, इंटरेस्ट है, बिहेवियर, ये सारे क्या है, ये जेंडर रोल्स हैं। ठीक है, और क्या है, और और क्या है, ये कल्चरली डिफाइंड होती हैं ये चीज़ें। ठीक है, और क्या होती हैं, कल्चरली डिफाइंड होती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा, फोर्थ रहेगा। क्लियर।
राइट आंसर आपका यहाँ पे फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट है, लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ये बात तो गलत है। ठीक है, ये बात तो कतई गलत है कि और ये बात तो जेंडर बाइस की तरफ लेकर जा रही है कि जो लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, कहीं पे भी ऐसा लिखा नहीं हुआ है और ना ही ऐसा होता है। ठीक है, ये तो बच्चे के जो कल्चर होता है, जो उसका एनवायरनमेंट होता है, वो डिसाइड करता है कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। अगेन ये भी आपको जेंडर बाइस की तरफ लेकर जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए एंड आर बोथ आर फॉल्स। ठीक है, दोनों ही गलत हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए, 10 साल की जो काकुली है गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है। उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? तो देखिए, शिक्षिका क्या करेगी? उसे समस्या को छोड़ने और अगले पर जाने के लिए कहेगी। ऐसा थोड़ी कहेगी, है ना? उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट तो करेगी ना। तो ये तो गलत है। कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करें और जरूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करें। तो बिल्कुल बिल्कुल वाइगोत्स्की यही तो कहते हैं, स्कैफोल्डिंग करेंगी। राइट, उसे कोशिश करने के लिए कहेगी और ज़रूरत पड़ने पर उसको स्कैफोल्डिंग करेगी, उसकी हेल्प करेगी। ठीक है, टेम्परेरी हेल्प देगी उसको। बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर आपका सेकंड है। बाकी थर्ड चेक कर लें, कड़ी से कड़ी सजा दें, ऐसा तो नहीं है। उसे समस्या का समाधान ना दे, समाधान दे दे, मतलब वो कोशिश ही ना करे और सीधा उसको सॉल्यूशन दे दे, ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर की शिक्षिका उसे डांटेंगी और शर्मिंदा होगी। तो देखिए, कहीं ना कहीं वो डर रही है तो उसकी लर्निंग तो इफेक्ट होगी, बिल्कुल होगी। तो इसका कारण देखते हैं। जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। जब तक वो खुलकर नहीं अपनी बात को कह पाएंगे, जब तक उतना वो नहीं सीख पाएंगे। तो ये बातें बिल्कुल ही सही है। ठीक है, ये बातें बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर आपका फोर्थ रहेगा। ठीक है, कि ए और आर दोनों सही है और ए जो है उसकी, आर जो है उसकी सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीन प्याजे के अकॉर्डिंग बताना है आपको और वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, जीन प्याजे क्या कहते हैं और वाइगोत्स्की क्या कहते हैं? तो देखिए, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ऐसे ऑप्शन से ही निकाल सकते थे कि जो आपके जीन प्याजे हैं, जीन प्याजे बात करते हैं किसकी? बिल्कुल ईगोसेंट्रिक स्पीच का है उन्होंने, और ए साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी। बिल्कुल, जीन प्याजे ने जो बच्चे जो स्टार्टिंग में जो खुद से बातें करते हैं उसको ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा है, और ये बिल्कुल सही बात है, अ साइन ऑफ कॉग्निटिव इमेच्योरिटी होती है। और प्याजे ने वाइगोत्स्की ने बिल्कुल इसको प्राइवेट स्पीच कहा है। और सेल्फ रेगुलेशन, जो खुद को ही जो है वो क्या करती हैं, अगर बात करें खुद को ही निर्देशित करती हैं, खुद को ही अगर बात करें डायरेक्शन देते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फोर्थ आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल नो डाउट। आप देख सकते हैं एक पेज पर दो ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पेपर लेंदी था, नो डाउट। ठीक है, और वहाँ बैठकर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम भी हुई होगी, बट फिर भी उतना तो मुश्किल नहीं कहेंगे पेपर को, लेकिन हाँ उतना आसान भी नहीं था। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं?
तो देखिए लेव वाइगोत्स्की, जो जब मैंने आपको थियरी पढ़ाई थी तो मैंने बिल्कुल आपको बताया था कि अगर बात करें इंडिविजुअल एक्टिविटी की बात ये नहीं करते हैं, यूनिफिक्स्ड प्रोसेस की बात नहीं करते हैं, और अगर बात करें इफेक्टिव अडॉप्शन टू द एनवायरमेंट प्रोसेस, बिल्कुल भी नहीं। कोलैबोरेटिव प्रोसेस की ये बात बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 4th रहेगा। नेक्स्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कल वाले एग्जाम में। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों द्वारा कंठस्थ किए जाने वाले ज्ञान का प्रसार करना चाहिए। ये तो गलत है। विद्यार्थियों को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं, कंपटीशन तो नेगेटिव ही होता है। ठीक है, कि बच्चों के साथ आप कंपटीशन करें, ये बिल्कुल गलत है। अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। बिल्कुल, अभी अभी हम पढ़ के आए हैं रेसिप्रोकल टीचिंग। ठीक है, बिल्कुल करना चाहिए। विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों का प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर प्रोत्साहित होता तो ये ऑप्शन भी पॉजिटिव था, बट ऑप्शन तो हमें एक ही चाहिए था जो कि 3rd है। तो राइट आंसर आपका 3rd रहेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? ठीक है, यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। अगेन वही, जिसपे बच्चे को सोचना पड़े, विचार करना पड़े। ठीक है, थोड़ा मंथन करना पड़े। अब देखिए, फर्स्ट ऑप्शन कहता है द्वितीय विश्व युद्ध में देश अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। तो कौन कौन से देश थे बता देगा बच्चा इजीली, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ठीक है, विश्व युद्ध में दौरान जर्मनी का नेता कौन था, ये भी बता देगा। कब समाप्त हुआ था, ये भी बता देगा। बट उसके कारक कौन कौन से थे, किन कारकों से तो फैला था, तो इसमें क्या होगा, बच्चा सोचेगा, विचार करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 2nd होगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? तो देखिए, इंग्लिश में अच्छे से समझ में आएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन? ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में मैंने जब आपको सीटेट के लिए सीडीपी करवाई थी, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन बेसिकली होता क्या है? परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन होता है जब क्लास में बच्चा कंपटीशन के लिए पढ़ता है, दूसरे बच्चे से आगे निकलने के लिए पढ़ता है। वो होता है ग्रेड के लिए पढ़ता है, फर्स्ट आने के लिए पढ़ता है, इनाम पाने के लिए पढ़ता है। वो होता है परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। ठीक है, और अगर इसी के अपोजिट दूसरा कौन होता है? मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। मास्टरी, उसमें क्या होता है कि बच्चा अंदर से उस सब्जेक्ट पर मास्टरी पाना चाहता है, बच्चा अंदर से इंटरेस्टेड होता है उसके लिए। ठीक है, तो वो मास्टरी गोल ओरिएंटेशन होता है। तो अब देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम जाएंगे। एक छात्र अच्छा ग्रेड पाने के और दूसरे से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। बिल्कुल राइट आंसर आपका फर्स्ट रहेगा। एक शिक्षक से अधिक सीखने के लिए कठिन अध्ययन करना नहीं। एक छात्र अपनी नहीं। एक छात्र किसी विषय की गहरी समझ को हासिल करने के लिए, ये भी नहीं। आपका लास्ट ऑप्शन तो आपका मास्टरी के लिए, मास्टरी गोल ओरिएंटेशन है, ना कि परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन। परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन आपका फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इन दोनों ऑप्शंस में आपको बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए, क्योंकि देखिए इसी में से मे भी ऑप्शन घुमाकर आपसे कल पूछ सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? तो देखिए, सीखने के लिए आकलन, फॉर्मेटिव। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन करना। राइट आंसर आपका यही है, बिल्कुल सही बात है ना? कि जो बच्चे की पहला ज्ञान है उसको जांचने के लिए जो है आप एक क्विज करवाएंगे। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी उससे, बिल्कुल सही बात है। और सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि देश भर के छात्रों में तुलना करने के मानकीकृत, ये तो अगेन नहीं होगा ऐसा। एक परियोजना की शुरुआत करने के लिए दिया गया रूब्रिक रेखांकित करते हुए निश्चित ग्रेड करने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी गलत है। और नेक्स्ट तो आपका गलत है ही, अंतिम वाला तो आपका समेटिव होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट होगा। क्लियर?
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के लिए उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? तो देखिए, नैदानिक आकलन, नैदानिक आकलन होता है आपका, अगर हम बात करें आपका डायग्नोस, ठीक है, डायग्नोस, डायग्नोस्टिक में क्या होता है बेसिकली, डायग्नोस आप करते हैं, समस्या को पहचानते हैं, ठीक है। तो देखिए आप कौन से ऑप्शन में पहचान रहे हैं। विद्यार्थियों के अभिवर्ती स्वरूप की पहचान करना, उनकी आवश्यकता के अनुसार एक व्यावसायिक निर्देशन कार्यक्रम तैयार करना, तो ऐसा तो नहीं कहेंगे हम। सेकंड है, शिक्षकों को उनके शिक्षण विधियों के बारे में प्रतिपुष्टि प्रदान करना, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। और उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता और निर्देश करने की आवश्यकता हो सकती है। बिल्कुल राइट आंसर आपका थर्ड ही है। और फोर्थ है, विद्यार्थियों को अपने सहकर्मियों के समा नहीं, ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, राइट आंसर आपका थर्ड रहेगा। क्लियर। फॉर्मेटिव होता है जब आप पढ़ाई के दौरान, ठीक है, उनकी लर्निंग के दौरान जब बच्चों का आकलन करते हैं, और समेटिव आपका वो होता है जब आप पढ़ा चुके हैं और उसके बाद बच्चों का आकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट है, पेपर सच में लेंदी है, एक एक शीट पर दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बिल्कुल पेपर लेंदी है, और वहाँ पे स्टूडेंट्स का टाइम भी कंज्यूम हुआ होगा, बहुत ज़्यादा हुआ होगा। तो देखिए आप प्लीज़, अभी भी है, ज़्यादा तो टाइम नहीं है आपके पास, लेकिन इतना तो है कि आप एटलीस्ट इन क्वेश्चंस को अच्छे से खुद से रीड करने की कोशिश ज़रूर करें। प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? प्रगतिशील कक्षा की बात हो रही है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए, बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं, ऐसा किसने कह दिया भाई? ये तो गलत है। बच्चे एक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं, और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। राइट आंसर तो आपका सेकंड ही रहेगा। बाकी नीचे भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मे बी उनमें से कोई हो, क्योंकि हमें बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। बचपन एक अलग जीवन का चरण है जिसमें बच्चे के रूप में वे क्या हैं के बजाय, नहीं, ये तो गलत है। और बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, समाज उन्हें भ्रष्ट कर देता है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों के सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। ये तो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। और अधिगम केवल बाहरी कारकों को द्वारा नियंत्रित होता है, अगेन ये भी आपका गलत है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ए और आर बोथ दोनों ही गलत है आपके। तो ठीक है, तो राइट आंसर आपका थर्ड रहेगा। इसमें तो कुछ भी ऐसा है ही नहीं जिसे एक्सप्लेन किया जाए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपसे कहता है, उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षक को डैश का उपयोग करना चाहिए, जो डैश है। तो देखिए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए बहुत फेमस यूज की जाती है क्या, ब्रेल, ठीक है। जो क्या है, जो एक स्पर्श प्रणाली होती है, और ये बहुत टाइम पहले से ही इसे यूज करते आ रहे हैं, अंधे अंधे बच्चों के लिए, अंधे लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है ये, ठीक है। बेसिकली इस पे बच्चा टच फील करके जो है सीखता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे फोर्थ रहेगा। नेक्स्ट है, देखिए इस क्वेश्चन में जो है दोनों मैं आपको बता दूंगी, चलिए पहले डिस्कस करते हैं। फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे जेड सीखने की तुलना में एक्स सीखने के अधिक समस्याएं हैं, क्योंकि वह जेड की में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? तो देखिए, अब इसमें जो है, अगर हम बात करें कि वो सोच रही है, ठीक है, विश्लेषण कर रही है, अगर वैसे देखें तो आपका ये संज्ञानात्मक संघर्ष है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट है। बट सीटेट जो है, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है कि वो अपने सोचने पर सोच रही है, ठीक है। तो किसी किसी विचार पर जब विचार किया जाता है तो उसे मेटाकोग्निशन कहते हैं। तो मे बी सीटेट जो है इसका आंसर मेटाकोग्निशन भी मान सकता है, ठीक है, और ये भी मान सकता है। तो इसमें दोनों ऑप्शन में डाउट रहेगा, बट
ज़्यादातर चांस तो इसके थर्ड ही ऑप्शन के रहेंगे, बट चांस इसके भी हैं कि वो ये भी मान ले। क्लियर, क्योंकि उन्होंने पहले भी ऐसा किया है। नेक्स्ट है हावर्ड गार्डनर। देखिए हावर्ड गार्डनर से हमेशा बिल्कुल बेसिक और सीधा क्वेश्चन पूछता था, अब की बार थोड़ा सा घुमा कर पूछ लिया। ठीक है, बाकी हमेशा सीधा ही पूछा है, ये बुद्धि किसमें होती है, ये बुद्धि किसमें होती है, हमेशा ऐसे ही पूछता था, अब की बार थोड़ा सा घुमाकर पूछा है। हावर्ड गार्डनर के बुद्धि संरचना सिद्धांत का प्रस्ताव है कि क्या बुद्धि मुख्य रूप से आनुवंशिक विरासत में मिलती है? ऐसा तो नहीं है। बुद्धि को सटीक रूप से मापा जा सकता है? नहीं। बुद्धिमत्ता अकादमिक सफलता का सफलतापूर्वक अनुमान लगा सकती है? ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, कि बच्चा किस फील्ड में अच्छा काम कर सकता है, तो बिल्कुल ये बात जो है बिल्कुल सही है। और फोर्थ ऑप्शन आपका बुद्धि समय के साथ बदलती है, ऐसा तो नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर। नेक्स्ट है, देखिए भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए, भाषा और सोच, ठीक है, संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोत्स्की के ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया है? तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि भाषा आत्मकेंद्रित भाषा का एक रूप है जिसका प्रयोग केवल बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है, ऐसा तो नहीं है। भाषा संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास में बाधा डालती है, ये भी गलत है। भाषा एक स्वतंत्र क्षेत्र है जो कि संज्ञान से संबंधित नहीं है, ऐसा भी नहीं है। भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और सही है तो राइट ऑप्शन आपका यही होगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा यहाँ पे। और फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कहता है, देखिए क्या कहता है कि हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंट्रा ग्रुप इंडिविजुअल डिफरेंसेस की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ऑटिज्म वाले स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं? तो देखिए अगर हम बात करें, जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं सोशली तो उनमें एस्पेक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि वो सोशली बिल्कुल भी नहीं होते, अलग थलग रहना उन्हें पसंद होता है, तो ये ऑप्शन तो आपका कट जाएगा। ठीक है, ये आपका कट जाएगा। और अगर बात करें कि उन्नत स्वभाव के कौशल प्रदर्शित करते हैं, कि मतलब एडवांस कम्युनिकेशन स्किल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिनचर्या चरणों की सख्ती से पालन करना, ऐसा भी नहीं है। राइट आंसर आपका यहाँ पे थर्ड रहेगा कि वो कल्पनाओं में तो रहते हैं, कल्पनाशील खेल के उस तरह कौशल को प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि क्या सही है। सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं, ये बात बिल्कुल सही लग रही है अभी तक तो। ठीक है, बाकी और देखते हैं। अनुभवों के माध्यम से सीखने के बजाय याद करने की प्रक्रिया, ये तो गलत है। पूर्व ज्ञान सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता, ये भी गलत है। परिपक्वता जैसे बाकी ऑप्शन तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। राइट आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल फर्स्ट ही रहेगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन जो हैं हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सबसे स्टार्टिंग में डिस्कस कर दिया था। ठीक है, तो बिल्कुल पेपर उतना आसान तो नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की है, अच्छे से पढ़ा है, तो उनको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगा होगा। ठीक है, इसमें से अगर बात करें, अगर आपके 25 नंबर बन रहे हैं तो भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। ठीक है, तो भी आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस अच्छे से की थी और जिन्होंने अगर बात करें कि अच्छे से प्रिपरेशन की थी, तो उन्होंने 30 आउट ऑफ 30 भी लिए होंगे और 28 टू 29 तो कहीं नहीं गए। ठीक है, तो ये इसका सिनेरियो था। और आपके कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके अलावा कि चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो लिमिटेड है, लेकिन जितनी आती हैं काम की आती हैं। ठीक है, और
अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं आप वीडियो को, जो कल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और कैसा रहा है आपका एग्ज़ाम, रहेगा या रहा हो, वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ठीक है? भले ही आप मुझसे ना पढ़े हों, भले ही आप कहीं और से पढ़े हों, क्या ही फ़र्क पड़ता है उस बात से। बट चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को यहाँ तक यहाँ तक देखा, और कितने क्वेश्चन आपके सही रहे हों, तो ये प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगेन, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।